नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2019 का ये पेपर 1 होगा हमारा सेट ए, जो कि आप देख रहे हैं, और हम सॉल्व कर रहे हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चलिए आइए हम वक्त न ज़ाया करते हैं और हम इस प्रॉब्लम मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ये पेपर को सॉल्व करते हैं CDP। क्यों सॉल्व करेंगे? इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे आने वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन और भी मजबूत हो सके और हम कॉन्फिडेंटली और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ओके, हमें ये मन में ज़रा सा भी डाउट ना हो कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, यानी कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने में थोड़ी सी भी लापरवाही की है। जो भी हमें जहाँ पर भी जितना भी मिल पाया उसे हमने पूरे दिल से, दिमाग से और अच्छे से मन लगाकर उसे सॉल्व किया है। तो ऑब्वियसली आने वाला पेपर यही सबसे रिलेटेड होता। आप दिल से ये डर को निकाल दीजिए कि नहीं पेपर में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेज होंगे, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर रहे हो, मन से दिमाग से कर रहे हो, तो आप 100% इस पेपर को निकाल लेंगे। ओके, बिल्कुल भी आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बस आप पेपर्स को अच्छे तरीके से रोज़ एक एक पेपर आप सॉल्व कीजिए, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, ना समझने में ना फिर सॉल्व करने में और निकालने में तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन के साथ। CDP जो हमारा है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, उनमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम डायरेक्ट हिंदी से सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों में पढ़ाती हूँ तो दोनों में थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं हिंदी से डायरेक्ट बोलना चाहूँगी। ओके, बीच बीच में इंग्लिश का प्रयोग कर लूँगी। नेक्स्ट हम हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ओके, जो कि आप देख रहे हैं कौन सी है, पहला जन्म पूर्व अवधि या फिर सेकंड बोलता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। आप खुद से सोचिए, एनालिसिस कीजिए और जवाब देखिए। मैं फिलहाल देती हूँ मेरा जो पहला क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो सही होता है अर्जन एवं विकास के लिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉल्बर्ट के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था को बताता है। ओके, तो ये आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके बारे में, यानी कि जो स्टेजेस दिए गए हैं वो देखिए, और इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो उसके साथ में जाना चाहूँगी। हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं थर्ड की ओर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? आप देखिए, ध्यान देता है किसका है ये, क्या ये जेंडर बायस का है, जेंडर आइडेंटिटी का है, या फिर जेंडर रिलेवेंस का है, या फिर जेंडर कंसिस्टेंसी का है? तो यहाँ पर आपको जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि जेंडर पक्षपात की तरफ है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आरंभ होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुपातिता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला देख रहे हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यानी कि ये सबसे प्रभावशाली पद्धति होता है। किस चीज़ में होता है? बच्चों के बीच जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर से रिलेटेड जो भूमिका है उनको कम करने के लिए, जो उनका अनुरूपता है उनको कम करने में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किन यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था? किन्होंने दिया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि लेवगेट्स। आपके मन में ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 क्या कहता है हमसे, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वहाँ नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो वार्ता की वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन आपके यहाँ दिए गए हैं चारों, इनमें से जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता ये कहें क्योंकि वो खुद से बात कर रही है। ठीक है, यानी कि जो नज़मा है वो स्वयं हर सेल्फ कर रही है। ओके, खुद से बात करना, और जब वो खुद से बात कर रही है तो वो आपका प्राइवेट स्पीच आएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो आएगा आपको लय वाइगोत्स्की के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पढ़ते हैं यानी कि आवश्यकता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आई होप ये आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ जान गए होंगे किसका उदाहरण है। ये हमारा स्कैफोल्डिंग का है ना, यानी कि पाड़, जो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट 8 नंबर आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, चारों को आप एनालिसिस कीजिए, थिंकिंग कीजिए, उसके बाद आप स्टॉप करके यानी वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं इसका आंसर। मैं जाऊँगी आंसर के साथ, जो 8वां का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संरक्षण, कक्षा, समावेशन है ना, जिसको कंजर्वेशन और क्लास इन
एक्सक्लूजन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय बच्चा लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशन में समझ आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन हम जानते हैं कि कंजर्वेशन इन्हें अच्छी तरीके से आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक में, ओके, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, 9वां नंबर क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्याजे की संरचना है? आपके सामने जब प्याजे आएगा और स्पेशली ये सब जो क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इतना माइंड मत लगाना, डायरेक्ट स्कीमा पे टिक कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि स्कीमा जो है वो प्याजे के अंदर आता है, यानी प्याजे का जो स्कीमा का जो लॉजिकल ये जो स्कीमा लाया है वो सीधा जहाँ पर स्कीमा और प्याजे सिंपल है, आंसर स्कीमा, क्योंकि ये इन्हीं का लाया हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर कहता है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ओके, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि असेसमेंट जो करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या होना चाहिए? तो वो हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है आपसे? ऑप्शन नंबर 2 कहता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सी सही है वो हमें बताना है। तो बुद्धि के बारे में इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल देखेंगे और जहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बुद्धि से रिलेटेड है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो इंटेलिजेंसी के बारे में है तो ऑब्वियसली नकारात्मक के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सॉरी ये एकात्मक नकारे के साथ जाएंगे, ना मानकीकृत परीक्षणों के साथ जाएंगे, और ना ही हम यहाँ पर बताएंगे कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है। ओके, क्योंकि ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। हमारा जो पॉजिटिव उत्तर है बुद्धि जो बहुआयामी होता है और ये जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ओके, तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 12 कहता है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ऑप्शन नंबर 1। किन चीज़ों का कर रही है? वो क्रिएटिव थिंकर के साथ कर रही है, यानी कि सृजनात्मक विचारक के साथ। ओके, क्योंकि ये सारे दिख रहे हैं, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि सृजनात्मक वो क्रिएटिविटी कर रही है ना, ओके, या एकाधिक में कहने का मतलब है कि वो मल्टी सॉल्यूशन कर रही है। मल्टी सॉल्यूशन कहने का मतलब एक से अधिक, ओके, एक से अधिक यानी कि एकाधिकार समाधानों का वो सोच रही है। तो जब एक से ज़्यादा करते तो ऑब्वियसली वो क्रिएटिविटी में ही आता है हमारा सृजनात्मकता। 13 नंबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या उसे विद्यालय छोड़ने को कहना चाहिए, या फिर स्वीकार लेना चाहिए कि जैसी स्थिति है उस अनुसार, या विद्यार्थी को अपनी अपेक्षा करना चाहिए, या फिर शिक्षण विधि में मतलब कुछ सुधार करना चाहिए, मतलब कि शिक्षण पद्धति को विचारना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए? तो ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। किसका? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? क्या तैयार नहीं करना चाहिए, या कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। ओके, जो हमारा 14 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्योंकि सक्रिय जहाँ पर है ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड वो हमारा पॉजिटिव उत्तर निकल के आता है। 15 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 15 क्वेश्चन कहता है कि पठन वैफल्य, यानी कि ये हमारा डिसलेक्सिया से है कि बच्चों में प्राथमिकता लक्षण क्या होगा? तो क्या होगा हमारा इसमें लक्षण? हमारा होगा 15 का सही जवाब वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। ओके, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 16 बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 16 का आपका सही जवाब मैं जानना चाहूँगी ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ओके, ऑप्शन 3 है जो ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ। ओके, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के साथ हम जाना चाहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 के साथ आपका सही जवाब निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कहता है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक किस रूप में है? ओके, क्या इसे याद करने के रूप में है, या फिर प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन पर अर्जित की जाती है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर यह केंद्रित है? तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ओके, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग
मीनिंग मेकिंग पर। ओके, जहाँ पर मीनिंगफुल निकले वही, क्योंकि फर्स्ट वाला देखिए आपका मेमोराइजेशन से कह रहा है कि मेमोराइजेशन हमारा तो नेगेटिव वर्ड्स हो जाता है, रूट मेमोराइजेशन। यहाँ पर सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट पे बोला जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा बोलता है एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। ओके, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। संरचनावादी के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें प्राथमिक रूप से पूछा जा रहा है, जो कि हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 18 नंबर अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत यानी कि सहजनानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, कि या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, सिद्धांतों की चुनौती देना चाहिए। किन सिद्धांतों को, जो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके, 18 का हमारा सही जवाब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। 19 कहता है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा का यानी कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्या विशेषता है। तो ऑब्वियसली पहला केवल लगा दिया, इसको तो बातें खत्म कीजिए। सेकंड आपका जो बोलता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, याद करना, ये भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपकी योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना, ये बिल्कुल छोड़ा। वर्गीकरण जहाँ किया जाएगा उसको तो भाई छोड़ दीजिए। एक ही ऑप्शन निकलता है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा 19 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 20 क्या कहता है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। ऑब्वियसली एक दूसरे से क्या है, हमारा है 3rd नंबर हमेशा होगा, यानी कि 3rd नंबर हमारा होगा हमेशा इंटरवोविव विथ। ओके, यानी कि सन्निहित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 21 है हमारा। ओके, संरचनावादी सिद्धांतों यानी कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही जवाब चुनना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, या क्योंकि ये सक्रिय है ऑब्वियसली, जहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट आ जाइए 22 नंबर। 22 हमारा क्या कहता है, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। ओके, यानी कि आप एक तरफ से स्टूडेंट लोग को आप क्लियर एग्जाम्पल दीजिए, नन क्लियर यानी कि नन एग्जाम्पल दीजिए, तो उनके क्या मतलब क्या होते हैं प्रेजेंटेशन वो बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, 22 का ऑप्शन नंबर 1 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। ओके, न कि भ्रांतियों के साथ, न ही अभाव के साथ, और न ही ये क्रियावंत पर ध्यान देने पर केंद्रित। अवधारणाओं को समझने के बजाय, यहाँ बजाय बोल दिया ना तो छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 हमारा क्या कहता है, 23 कहता है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियसली बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और या फिर यहाँ पर हम देखें कि यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी, या फिर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करेगी। तो बिल्कुल ये जिज्ञासा को क्या करेगी, कम करेगी। ओके, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, ना कि ये तीनों हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 24 नंबर हमारा क्या कहता है, 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी। ये सार्थक अधिगम से रिलेटेड आपका कह रहा है, तो वो हमें समझना है पॉजिटिव मतलब कि इसमें से चुनना है, और एक नहीं मल्टीपल में, मतलब कि आपको कलेक्शन करना है इसमें। पहला शारीरिक दंड, दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा जो भी है। तो इनमें से मैं जो जाऊँगी सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसमें आपका सबसे जो पॉजिटिव जवाब निकल रहा है वो दूसरा और तीसरा है। कौन सा ये दूसरा तीसरा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ओके, ये दोनों हमारा पॉजिटिव है, बाकी ना कि हमें शारीरिक दंड देना है और ना ही किसी से तुलना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 25 की ओर। 25 हमसे क्या कहता है, 25 हमसे कहता है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। किस प्रकार सहज कर सकते हैं, ऑब्वियसली सबसे पॉजिटिव एनर्जी हमें सबसे पॉजिटिव हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है वो अन्वेषण एंड परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, न कि व्याख्यान दे करके, भाषण दे करके, ना ही प्रतियोगिता का अवसर दे करके, और ना ही बारंबार याद करा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 26 कहता है वो कहता है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। ओके, प्रोत्साहित करेगी। तो आपका जो 26 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी कि बच्चों में सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ना कि केवल का प्रयोग करके, और ना ही पुरस्कार का प्रयोग करके, ना ही गलत उत्तरों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 27 नंबर हमारे क्या कहता है, 27 कहता है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो आप बता दीजिए इसमें से कौन सा होता है। जो हमारा 27 होगा उसके साथ मैं जाऊँगी पहला नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, शारीरिक वृद्धि की बात कर रहा है ना, और साथ साथ तीव्र गति की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली शिशुअवस्था और हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे हम जानते हैं सबसे फास्ट होता है, उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्लो पड़ने लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद जो हमारा के मध्य या फिर उत्तर बाल्यावस्था और फिर
किशोरावस्था जाते जाते तक काफ़ी ज़्यादा वो धीमा पड़ जाता है। ओके, तो हमारा जो सबसे तीव्र और गति होगा, उस तीव्र गति देखते के साथ आप दिमाग में रख लीजिए सीधे शिष्टावस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं सीधे 28 हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके, उतना टाइम्स बाद ये निगेटिव आपके पास आया है, तो नहीं में हमें बताना है। तो जो हमारे नहीं में सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, विकास जीवन पर्यंत ये सही है, और विकास परिवर्तन ये भी सही है, आनुवंशिकता प्रेरण ये दोनों से, ये तीनों हमारा जो सही जवाब होता है, सिर्फ यही हमारा जो नहीं लगा दिया इसके कारण ये निगेटिव बन जाएगा। ओके, यानी कि जो नहीं है वही सही है इसमें। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? क्या है कारण? तो कारण यही है, 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कारण चौथा नंबर हो जाता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया हो जाती है। ओके, न कि जन्मजात विशेषता, न कि पर्यावरण, और न ही लोगों के माता पिता के द्वारा, ये सब ये तीनों गलत है, ये हमारा सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 जो हमारा लास्ट होगा CDP का, ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण? ये समझ जाइएगा, प्राथमिक मैंने आपको पहले ही बता चुका कौन सा हमारा, द्वितीयक कौन सा। तो ये देखते के साथ सही जवाब मैं जाना चाहूँगी, जो 30 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। पहला हम जानते हैं ना, पहला हमारा कौन है? पहला हमारा है परिवार। ओके, और सेकंड हमारा कौन सा हमेशा आता? हमेशा हमारे विद्यालय एवं मीडिया। ओके, यानी कि स्कूल एंड मीडिया, और फैमिली हमेशा प्राथमिक होगा। द्वितीय का नाम जहाँ आएगा हमसे द्वितीय पूछ रहा है। ओके, प्राथमिक नहीं पूछ रहा है, हमेशा द्वितीय पूछ रहा है। द्वितीय समाजीकरण एजेंसी हमारा हमेशा स्कूल होगा। ओके, क्योंकि पहले हम परिवार से सीखते हैं, उसके बाद हमें विद्यालय में जाके सीखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो, यदि आप थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। आपको यदि ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा, या फिर चाहते किसी प्रकार से मैं क्वेश्चन और भी लाऊं, सारे सेट लाऊं मैं 2019 का, 18 का, 20 का हर सेट लाओ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये मैसेज मिले कि बिल्कुल आप लोगों को पसंद आ रहा और मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।